अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ही ली है तो इसको पूरा देखकर फिर बंद कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। इस पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। स्टीव जॉब्स, इसे आप शायद जानते हो। अगर कोई नहीं जानता तो ये एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं। 2005 में उन्होंने एक स्पीच दी थी कि वो आज तक लोगों के कानों में गूंज रही है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट में उन्होंने बहुत ही कमाल की बातें कही हैं। उनकी जिंदगी बेहतरीन स्पीच, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जिन डोर्स के नुक्तों की बात हो रही है हमारी जिंदगी में होते हैं। मतलब जैसे कि हम किसी कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं, हमें कोई हादसा पेश आ जाता है या हमें जॉब से निकाल दिया जाता है, तो आगे चलकर जिंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज हमारे साथ जरूर होती है। मतलब फ्यूचर में जाकर हमें एहसास होता है कि वो हादसा हमारे साथ ना हुआ होता तो आज मैं जहाँ हूँ वहाँ ना पहुँच पाता। स्टे हंग्री स्टे फुलिश का तर्जुमा कुछ इस तरह, मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि मैं आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टैंड बोर्ड की एक तकरीब में आपके सामने हूँ। सच तो यह है कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हूँ, बल्कि ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है कि मैं कॉलेज ग्रेजुएट्स को इतने करीब से देख रहा हूँ। मैं आपको अपनी जिंदगी की 3 कहानियां सुनाऊंगा और कोई बड़ी बात नहीं करूंगा। पहली कहानी है कनेक्टिंग डॉट्स, नुक्तों को जोड़ना। मैंने रेड कॉलेज को पहले ही छोड़ दिया और इसी हालत में तकरीबन 18 महीने ही रहा, यहाँ तक कि पूरी तरह कॉलेज को छोड़ दिया। सवाल यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत होती है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी सगी माँ एक गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट थी। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि वो इसे किसी कॉलेज ग्रेजुएट को गोद दे दे। फिर फैसला हुआ कि मेरी उनकी और उसकी बीवी को सुपुर्द कर दिया जाऊं, मगर आखिरी वक्त में उन्होंने ये फैसला कर दिया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इस वक्त मेरी माँ बाप को, जिन्होंने मुझे पाला है, उनको फोन करके बताया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, क्या मुझे वो देना चाहेंगे। उन्होंने फौरन हामी भर ली। जब मेरी सगी माँ को पता चला कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर इस शर्त पर मुझे उनको दे दिया गया कि उन्हें कॉलेज भेजेंगे। मेरे वालिदैन ने मेरी सगी माँ से वादा किया कि आपका बेटा जरूर कॉलेज आएगा। ये मेरी जिंदगी की शुरुआत थी और मैं यकीनन कॉलेज गया, मगर मैंने जो कॉलेज चुना वो स्टैनफोर्ड की तरह बहुत महंगा था और मेरे वालिदैन का सारा पैसा कॉलेज ट्यूशन फीस में चला जाता था। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई फायदा नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदगी के साथ क्या करने जा रहा हूँ और कॉलेज मुझे किस तरह मदद करेगा, जबकि मैं अपने वालिदैन की पूरी उम्र की जमा पूंजी खर्च कर रहा हूँ। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, सोचा जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मैं जब पीछे पलट कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला कर चुका हूँ। मैं कॉलेज को छोड़ना दरअसल इन चीजों को छोड़ना था जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इन चीजों की शुरुआत थी तो मुझे बहुत पसंद थी। ये इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। मैं अपने दोस्त के घर जमीन पर सोता था और कोक की बोतलें जमा करके उनके बदले खाना खरीदता था। ये मुझे काफी अच्छा लगता था। मैं जिस राह पर कदम रख चुका था, अब मैं तजस्सुस और इस्तिराब की वजह से जो कुछ मैंने किया वो मेरे लिए बहुत कीमती साबित हुआ। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। रीड कॉलेज मुल्क में टेलीग्राफी का बेहतरीन कॉलेज था। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर पर एक घर का लेबल बड़ी खूबसूरती से हाथ से नक्श किए गए थे। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, रेगुलर क्लासेस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने के लिए इसकी क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने तय किया कि सब कुछ इसी तरह से सीखूंगा। ये तजुर्बा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छा था। ये सब कुछ इतना अच्छा था कि इसे साइंस के तरीके से कैप्चर नहीं किया जा सकता। इस वक्त मुझे जरा भी तो उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीजों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करूं, लेकिन 10 साल बाद जब हमने मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया तो इस वक्त ये सब काम आया। मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और मैक एक बड़ी खूबसूरती से टाइपोग्राफी का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में दूसरी क्लासेस को छोड़कर कैलीग्राफी ना सीखी होती तो मैक अपनी खूबसूरत फॉन्ट और बनावट के साथ वजूद में न आया होता, और क्योंकि विंडोज ने इसे कॉपी किया शायद वो पर्सनल कंप्यूटर आज ना होते जो वो आज हैं। अगर मैंने इस वक्त कॉलेज ना छोड़ा होता तो शायद ये खूबसूरत कंप्यूटर्स अपनी बनावट से महरूम होते। यकीन करें कॉलेज के जमाने में मुस्तकबिल को देखकर इन नुक्तों को समझना नामुमकिन था, मगर 10 साल पीछे जाकर इनको देखकर जिंदगी के नुक्ते वाज़ेह हो जाते हैं। यकीनन आप फ्यूचर में झांक कर कभी भी डांस कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास देखकर ही डॉट मिला सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा अभी भी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर फ्यूचर में जरूर कनेक्ट होगा। इसीलिए आपको किसी न किसी पर यकीन करना होगा, अपनी सलाहियत, अपनी किस्मत पर, अपनी जिंदगी पर, अपने काम पर, क्योंकि यही चीज आपको दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देती है। असल आवाज सुनने की हिम्मत जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। मेरे दोस्त, कहानी से प्यार और नुकसान। मैं बहुत खुशकिस्मत था। मैं जिस चीज को चाहता था वो मुझे मिल गई। मैंने अपने वालिदैन के गिराज से 20 साल की उम्र में एप्पल की शुरुआत हमने दिन रात एक कर दी और बहुत मेहनत की, और एप्पल को हम दोनों ने 10 साल में $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बना दी। हमने सबसे खूबसूरत इजाद मैकिंटोश को पेश किया। मैं जब 30 साल का हुआ तो मुझे मेरी ही कंपनी से फारिग कर दिया गया। अब अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं। खैर, जैसे जैसे कंपनी ने तरक्की की, मैं एक बहुत ही काबिल इंसान को अपने साथ मिलाया। मैंने सोचा वो मेरे साथ मिलकर कंपनी चलाएगा। फिर 1 साल कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कंपनी के मुस्तकबिल प्लान को लेकर हमें इख्तलाफ होने लगा। जब ये सब हुआ तो कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इसके साथ हो गए और मैं 30 साल की उम्र में कंपनी से निकाल दिया गया। यकीन जानिए सब लोगों के सामने ही निकाला गया था। जो मेरा सब कुछ था वो सब चला गया। ये बहुत ही दर्दनाक था। शुरू में कुछ महीनों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खुद को बिल्कुल नाकाम समझ रहा था। मैंने डेविड पैक और पेप नेस से मुलाकात और वो उनसे माफी मांगी। ये एक शर्मसार नाकामी थी और मैंने सब कुछ छोड़कर बाहर भागने का भी सोचा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके लिए पुरजोश हूँ। मुझे अभी वो चीजें
मुझे प्यारी लगती थी जो मैंने की थी। एप्पल में जो कुछ भी हुआ था इससे मेरे जोश में जरा भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट तो कर दिया गया मगर मुझे अपने काम से अभी भी प्यार था, इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे एप्पल से निकाले जाने से बेहतर कोई चीज और हो ही नहीं सकती। कामयाब होने की वजह से फिर से आगाज करना बहुत हल्का सा लग रहा था। मैं बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा था, इसलिए मैं जिंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 साल में मैंने नेक्स्ट दूसरी कंपनी फिक्सर की बुनियाद डाली। इसी दौरान मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, क्योंकि आगे वो मेरी बीवी बनी। फिक्सर आगे बढ़ी, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर आई एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई गई। फिक्सर दुनिया में सबसे कामयाब एनिमेटेड स्टूडियो है। कुदरत करना ऐसा हुआ कि नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। और नेक्स्ट यही टेक्नोलॉजी की जिसने एप्पल को नई जिंदगी दी, और आज एप्पल नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला जाता तो मैं ये सब कुछ ना कर सकता था। ये सब एक कड़वी दवा की तरह था, मगर मरीज को ये जरूरी थी। कभी कभी जिंदगी में आपको इस तरह ठोकर मारती है, मगर तुम खुद पर यकीन रखो और हिम्मत मत हारो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो चिंगारी मुझे रुकने नहीं देती वो ये कि मैं जो करता था इससे मुझे मोहब्बत थी। वो मुझे वो करने में मजा आता था। तुम्हें ढूंढना पड़ेगा इस काम को जिससे तुमने प्यार है। जितना प्यार ढूंढना जरूरी है इतना ही इस काम को ढूंढना जरूरी है। खुश और मुतमईन रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करो जिसे तुम सच में अजीम समझते हो। और अजीम काम करने का वाहिद यही रास्ता है, वही काम करो जिससे तुम्हें प्यार हो, जिसे तुम्हें करने में मजा आए। अगर आपको वो काम अभी तक नहीं मिला तो उनको मालूम करो, उसकी तलाश जारी रखो, जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है। और वो जब भी आपको मिलेगा आपको पता चल जाएगा, तो जैसा किसी एक अच्छे ताल्लुक में होता है वो वक्त के साथ साथ और भी अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए अपनी तलाश जारी रखो और रुको मत। मेरी तीसरी कहानी है मौत के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि हर दिन ऐसे जियो जैसे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, और यकीनन किसी दिन सच भी साबित हो जाएगा। और इसने मेरे दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। तब से पिछले 33 सालों में मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा तो उनसे सवाल किया कि अगर मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन होता तो मैं क्या वो करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब कई दिन लगातार जवाब नहीं मिलता था तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की जरूरत है। मैं जल्दी मरने वाला हूँ। इस सोच ने मेरी जिंदगी के बहुत बड़े फैसले करने में मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं जब भी एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ मेरी सारी उम्मीदें, सारा गुरूर, नाकाम होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है। वो फिर वही बचता है जो वाकई भी जरूरी होता है। इस बात को याद रखना है कि एक दिन मरना है। किसी चीज के खोने के डर को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका ऐसा कोई सबब नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। तकरीबन 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हो रहा था जिसमें साफ दिख रहा था कि मेरे लबलबे में ट्यूमर है। मुझे नहीं पता था कि लबलबा किसे कहते हैं। डॉक्टर ने बताया कि मुझे लाइलाज कैंसर हुआ है। मैं 3 से 6 महीने की जिंदगी जी पाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीजें तब्दील कर दूं, जिसका आसान मतलब ये होता है कि आप अपने मरने की तैयारी करें। इसका मतलब आप अपने बच्चों के साथ जो बातें अगले 10 सालों में करना चाहते थे वो एक चंद महीनों में कर लें। इस तरह एक मतलब ये भी होता है कि आप अपनी बातें जो आप अपने बच्चों से 10 सालों में करना चाहते थे वो इन चंद महीनों में कर लें। इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप सब कुछ ऐसे तरतीब कर लें कि आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप सबको गुड बाय बोल दीजिए। पूरा दिन मैं यही सोचता रहता था। इसी शाम मेरा बायोप्सी हुआ जिसमें उन्होंने मेरे हलक से एंडोस्कोप डाला। मेरे पेट और मेरी अंतड़ियों से गुजरती हुई एक सुई मेरे लबलबे यानी पेनक्रियास में डालकर मेरे ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, मगर मेरी बीवी जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे बहुत ही हैरानकुन कैंसर है जो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और खुशकिस्मती से कहा कि मैं ठीक हूँ। मौत के इतना करीब इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूँ अगले कुछ सालों तक पहुंचूंगा भी नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद मैं और भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक इंतहाई मुफीद तस्वुर है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो जन्नत में जाना चाहते हैं वो भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है मौत हमारी तकदीर है जिसे आज तक कोई बच नहीं पाया, और वो ऐसी है जैसे इसे होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा शाहकार है। ये जिंदगी को बदलती है। पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों का रास्ता खोल दिया जाता है, और इस वक्त वो नए आप हैं। कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर ये सच है, यही हकीकत है। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसे किसी दूसरे की जिंदगी समझकर जाया ना करो। बेकार सोचों में ना पड़ो। अपनी जिंदगी को दूसरों को हिसाब से ना जियो। दूसरों की आवाज से अपने अंदर की आवाज को ना दबने दो। आपके अंदर की आवाज जानती है कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी सब गैर जरूरी है। बेहतरीन ख्यालात को अपना साथ दीजिए और बेहतरीन ख्यालात की तलाश में रहिए। अगर आपको इस स्पीच की समझ नहीं आई तो इसको दोबारा सुने, और अगर फिर भी नहीं आई तो फिर से सुने। तब तक सुनते रहें जब तक आपको समझ ना आ जाए, क्योंकि इसमें हर एक चीज वाज़ेह कर दी गई है। जब आप समझ जाएंगे, जब आपको समझ आ जाएगी, और दूसरों से शिकायतें करना, अपनी किस्मत का रोना धोना बंद कर दोगे और आप अपने काम को दिल से करने में लग जाओगे। इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।